नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज यहाँ पे डॉक्टर विकास कुमार जी जुड़े हैं संत कबीर नगर से, डॉक्टर गंगवार सर जुड़े हैं बरेली से, डॉक्टर भोसले सर जुड़े हैं महाराष्ट्र से, डॉक्टर तनिका मैडम जुड़ी हैं पंजाब से, डॉक्टर मयंक खंडेलवाल सर जुड़े हैं राजस्थान से, डॉक्टर अनुरिता मैडम जुड़ी हैं मुंबई से, डॉक्टर प्रदीप सर जुड़े हैं दिल्ली से, और डॉक्टर शशि मैडम जुड़ी हैं कहाँ से, चंडीगढ़ से, न्यू चंडीगढ़ से, डॉक्टर श्रद्धा मैडम जुड़ी हैं पुणे से, और डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हैं सोमनाथ गुजरात से। सबके सब बहुत बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर महाजन सर जुड़े हैं नई दिल्ली से। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोग अगर कुछ केस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर, आप कोई केस बताना चाहते हैं, या डॉक्टर अनुरिता मैडम, श्रद्धा मैडम, शशि मैडम कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम था, और बहुत ज्यादा उनको ना लूज मोशन हो रहा था और म्यूकस आ रहा था। तो एलोपैथी में उनको क्या दिया, मिसाकोल स्टेरॉइड्स, और बाद में बोला कि आपको इससे हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और ब्लड भी आ रहा था। तो बोले इससे ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव कर देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम या तो रेक्टम में जोड़ देंगे, या पेट में अम्बलिकस के ऊपर हम उसका वो पैच बना के और वहां पे दे देंगे। लेकिन उसका गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा। तो वो मेरा लेक्चर सुन के आए, तो मैंने उनको दवाई दिया, दीपन पाचन लोमन, और व्रण की और कुष्ठ की चिकित्सा दिया मैंने पूरा। जैसे कुष्ठ में हम लोग गंधक रसायन देते हैं, महातिक्तघृत देते हैं, पिच्छा बस्ती दिया मैंने उनको। तो और पंचतिक्त हृद गोकुल, कैशोर गोकुल, आरोग्य वर्धनी बटी, कुष्ठ कुष्ठग्न गण, ये सब दिया ना। तो वो बोल रहे हैं कि 1 महीना में 90% उनका रिकवर हो गया है। और फिर अभी मैं 2-3 महीने के बाद एलोपैथी का पूरा बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद में हम कोलोनोस्कोपी करके फिर चेक करेंगे कि कितना व्रण उनका भर गया है, ठीक हो गया है। 3 बड़े बड़े जख्म है उनको लार्ज इंटेस्टाइन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस का प्रॉब्लम है। और उनको मैंने तक्र पे बोला है, मैक्सिमम आप तक्र पी के रहिए, उसमें जीरा भून के डालिए, काला नमक डालिए, और हिंगवाष्टक चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण उसमें डाल के दिन भर पीजिए, जब तक भूख नहीं लग रही है खाना नहीं खाना है। तो ऐसा वो कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और उनको मैंने कहा कि बेल फल मिले आपको, श्रीफल, तो बेल का फल खाइए या बेल का मुरब्बा खाइए। और ये सब कर रहे हैं, नागकेशर चूर्ण, कुटज घनवटी, ये सब दिया है, तो वो ठीक हो रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको रिकरेंस होता है। जैसे मेरे पास एक और ऐसे पेशेंट आए थे जिनको 2000 मैंने 7 में ठीक किया था। एक बच्चा था इंजीनियरिंग का, उसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो उस टाइम मुझे उसको उसको 150 से ज्यादा उसको अल्सरेशन था। आर्मी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो मिसाकोल और नेमुसिलाइड यही सब दे रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर ना उसको भी ऑपरेशन हो रहा था चेन्नई में। तो वो मेरे पास वाइसोलिन करके भी आता है एक स्टेरॉइड, वो भी सब चला, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सब। तो बाद में फिर मैंने जब ट्रीटमेंट दिया उसको, मैंने प्योर शुद्ध घी का बस्ती दिया। एक दिन शुद्ध घी का बस्ती, एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती, एक दिन कुष्ठग्न का, एक दिन पिच्छा बस्ती, जैसे जैसे कंडीशन होते गया मैं उसको बस्ती देता था। वो बच्चा पूरा ठीक हो गया।
लेकिन इतने साल के बाद शादी ब्याह बच्चे सब हो गए उसके, तो वो मेरे पास पिछले महीने आया कि मुझे फिर से तकलीफ हो रही है, और ग्रेड सेकंड आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस उसमें दिख रहा है कोलोनोस्कोपी में। तो मैंने उसका हेतु पूछा कि क्या खाते हैं, तो बोला मैं 1.5 महीने मुंबई रहता हूँ, फिर लखनऊ रहता हूँ, फिर मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ, मतलब सारा हेतु सेवन शुरू हो गया। तो उसको सेकंड ग्रेड का अल्सरेटिव कोलाइटिस फिर से रिकरेंस हो गया। तो फिर से मैंने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन ये बात हमें पेशेंट को बतानी चाहिए कि आप ठीक हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो गए, वो फिर से आपको बीमारी फिर से आएगा। तो ऐसा है, और पेशेंट क्या है ना, एक बार ठीक हो गए तो उनको लगता है कि फिर से उल्टा पुल्टा खाओ पियो। एक तो रात भर जागना है, दिन भर सोना है, और पूरा जो साइकिल है वो गड़बड़ाना है, और तीखा खाना है, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। जितना कटु रस खाएंगे पित्त बढ़ेगा, तो वो तो तकलीफ देगा ही ना पूरा वहां पे। तो ऐसे हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है। फिर एक पेशेंट को, लेडीज पेशेंट थी, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था और उनको इनफर्टिलिटी भी था। तो मैंने दोनों का कॉमन चिकित्सा दिया। तो अभी उनका 6th मंथ का प्रेगनेंसी चल रहा है, तो उनको भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। हमें प्रेगनेंसी में तो बहुत ध्यान से दवाइयाँ देनी पड़ती है कि हम रसकल्प कम से कम यूज करें, और उनका अनुलोमन होते रहे। तो अनुलोमन के लिए मैंने छाछ, जो तक्र होता है वो बोला है, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण रोज पीना है दिन भर में। तो उससे अपने आप पेट साफ हो जाता है, दीपन पाचन भी होता है। और प्रेगनेंसी के लिए मैंने उनको गर्भ चिंतामणि रस, गर्भ वल्लभ रस, ये सब दिया था। इनफर्टिलिटी ऐसे खास नहीं थी, एचबी कम होने की वजह से ही, और वो स्ट्रेस था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वो ठीक नहीं होगा। तो उनको ज्यादा वो करना, गर्भधारणी वटी दिया, पुष्प धनवा रस दिया, फिर कंसीव हो गए वो जल्दी से, एकदम अच्छे से हो गए। ऐसे फिर रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारे। और मैं ज्यादातर यहाँ पे अपने केसेस नहीं बताता हूँ, मैं आप लोगों का सुनना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए। नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैं अपना ही एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि इतने पेशेंट ठीक हुए। मुझे आप लोगों का सुनना है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। डॉक्टर मयंक खंडेलवाल जी, अनुरिता मैम, बताइए आप लोग, आप बताइए मैम। सर आवाज आ रही है मेरी हाँ आपको? आ रही है, आ रही है। सर अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर तो आपने जो बताया, इट इज ओनली हैविंग रिजल्ट्स इन आयुर्वेदा। और आप जितना अच्छा हील कर सकते हैं, उनको रिकवरी दे सकते हैं। रिकवरी नाम का तो प्रकार एलोपैथ में है ही नहीं सर, ये मैं आपको आफ्टर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक ऐसे केस आया था सर, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस ने, लेकिन तिर्यक पित्त, रक्त पित्त जो हमारे इसमें बोला गया है, बड़े बड़े शीत पित्त की तरह, उदर की तरह, कोट की तरह उनको वो मिलते थे। कभी थिक आते थे, खुजली आती थी तो कोट की तरह दिखते थे, कभी रेडिश और ये रहते थे तो उनको लेकिन संप्राप्ति तिर्यक पित्त की थी। उनका एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट एंड वो खुद लैब टेक्नीशियन होने की वजह से उन्होंने सारे रिपोर्ट्स करके रखे थे, और उनका एचबीबी 15 ग्राम अबव, और आरबीसीज भी मतलब जो फाइंडिंग्स थे, दे वर शोइंग हिम साइन ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। और वो डर गया था क्योंकि उसको यंगस्टर है, शादी नहीं हुआ है, 6 महीने में शादी उसका होने वाला है, तय हुआ, तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो सिंपल सर उसको विरेचन दिया है मैंने। पंचनिंब जो चूर्ण है, पंचनिंबर चूर्ण और कड़ुनिंब पत्र का जो स्वरस रहता है, उससे सिर्फ उसको नहाते वक्त में या तो पत्र डालो, नहीं तो स्वरस डालो। इतना ये करके उसको जो भी है लगाने के लिए मैं प्रोपोलिस क्रीम करके देती हूँ सर उस पे। और सिर्फ विरेचन पे ये पेशेंट 1 या 2 साल से शायद उसको नींद भी नहीं आती थी, उसका वेट भी बहुत ज्यादा था। हेतु क्योंकि वो खुद लैब टेक्नीशियन है, तो काफी सारा ओवरलोड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खान पान के हेतु सारे कॉमन है। दीपन पाचन के लिए उसको सिर्फ मैंने जो अपना जीरा हिंग अजवाइन का जो मैं पूरा फॉर्मूला बताती हूँ, उतना खाना खाने के बाद में, और रात का खाना 7 के पहले, सिर्फ इतना दिया हुआ है। शुरुआत में कुछ सूजशेखर लगी थी, उसके बाद में मैंने उसको जो अपना इसका सुवर्ण सूक्ष्मकर नहीं, प्लेन सूक्ष्मकर ही दिया था, सुवर्ण सूक्ष्मकर भी नहीं दिया था, क्योंकि जब खुजली आती थी ना, एकदम बड़े बड़े रेडिश उसके चटे ये हो जाते थे। और स्ट्रेस उसको इतना था कि अभी शादी होने वाली है, तो कैसे का वेट उसका बढ़ गया था क्योंकि उसने स्टेरॉइड लिया था। सर विद इन 3 वीक्स उसका ये खुजली आना, कोट होना, विरेचन, उसको अभी उसको गंधर्वहारी तक भी मेंटेनेंस किया है। तो टाइम नहीं था उसके पास में बस्ती और इस चीज के लिए, इसकी वजह से उसको विरेचन दिया था, सिंपल अपना एके पिल्स जो है वो, कभी या फिर कभी उसको जो एरंड तेल है उसको बोला गया, क्योंकि उसका बहुत भागा दौड़ी वाला रूटीन रहता है। अभी ना उसको वो अभी 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट मंथ में आपके जो भी रिपोर्ट्स खराब आए थे, आईजीई है उसका हाइपर इसमें आया था, फिर आरबीसीज उसके आउट ऑफ रेंज हो गए थे 15.6, एंड उसको डरा दिया था कि ये कैंसर के साइन है, एकदम यंग 28 ईयर्स का बच्चा।
और कैंसर के साइन है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था। ऐसी और एक केस आया सर कल, जो पेशेंट मतलब एक पेशेंट का अगर गृहिणी की दृष्टि होती है, तो क्योंकि परसों अपना गृहिणी के ऊपर बात चल रहा था, गृहिणी की दृष्टि होने के बाद में वो पेशेंट किस तरीके से साइकोलॉजिकल मेंटल डिप्रेशन में जाता है। यंग आईटी वाला बच्चा, जिसका हस्बैंड भी सॉरी जो हस्बैंड है किसी आईटी, उसकी वाइफ भी आईटीएन है, वो पूना में है, अमरावती से है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जा चुका है। वो आया ही उसके शोल्डर डाउन करके कि मुझे कोई तो भी बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हुई, क्योंकि मैं 3 साल से मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, कभी होता है, कभी लूज मोशन होते हैं, फिर मुझे भूख नहीं लगता है, मेरा बॉडी नहीं बनता है। उसके अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स आ गया था। कुछ नहीं सर, सिंपल दीपन वाचन किया है। जिस दिन उसका, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई ग्रेडेड था, काफी सारा एलोपैथिक कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि वो पेट का प्रॉब्लम है उसको मालूम है, लेकिन वो डर के मारे खाना ही नहीं खाता है। फिर बहुत ज्यादा हाइपर ग्रेड एसिडिटी हो जाती है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, फिर खाना खाते। तो ऐसे ये अध्यशन, फिर विषमाशन, ये सारे हमेशा विपरीत हेतु उसके ऑन एंड ऑफ चले, क्योंकि आईटीएन है, लेकिन कोई ड्रिंक वगैरह हैबिट नहीं। न्यूनगंडे इतने कि मैं कुछ सुधर नहीं सकता हूँ, मुझे बुली किया जाता है, उसको आईटी ऑफिस में भी उसको बुली किया जाता है। वाइफ भी उसको थोड़ा सा इस तरीके से बात करती हुई, आपने तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये है वो है। एक अच्छा आईटी इंजीनियर जो यहाँ पे पुणे के आईटी जोन में काम करता है, सर उसको पहले दिन मैंने सिर्फ मामूली सा एरेंडा भ्रुष्ट हरड़, और उसके साथ में मैंने सुवर्ण सुक्षेकर, और जैसे हम बच्चों को उगाल के देते हैं ना, वैसे सबलिंगुअल दी थी। और 2 टैबलेट मैंने लिवोनिल और सुक्षेकर इसके दिए थे, और उसको उसके बाद में माइंड हीलिंग नस से दिया उसको क्षीर बला का। और उसको पाके कुछ भी नहीं, सेल्फ हिप्नोसिस करके प्रोग्राम, आपको भी मालूम है मैं अफर्मेशंस देती हूँ, माइंड हीलिंग नस से भी करती हूँ उसके साथ में। सर उसका 130/90 ये था बीपी, हमने उसे छुपाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता था। 300 एंड 200 कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो उतना बीपी आता ही है। उसको बिल्कुल नहीं बताया गया, क्योंकि वो बीपी का पेशेंट था नहीं, लेकिन डिप्रेशन का पेशेंट वो जरूर जाने वाला था। काफी लोगों, डॉक्टर ने उसको बोला भी था कि आप साइकोसोमेटिक ले लीजिए, और उसको लग गया था कि अब मैं पागल होने वाला। सर उसका विदाउट एनी हाइपरटेंशन की मेडिसिन, सिर्फ सुशिखर देने के बाद में, और उसके साथ में दीपक पाचन का योग, कोई क्योंकि सुबह ही आया था वो, 3 घंटे के लिए मैंने सिर्फ उसको माइंड डीलिंग मेडिटेशन एंड सेल्फ हिप्नोसिस दिया था, जिसमें हम अफर्मेशन खुद को देते हैं कि मैं ठीक होने वाला हूँ। और उसके साथ में सिर्फ क्षीरबला तेल का नस्य, एक ये जो वृक्षवरण है वो एक टैबलेट, एक सुक्षेखर, और उसके साथ में लिबोनिल करके एक टैबलेट रहती है। सर उसके ऊपर वो पेशेंट 120/80 बीपी करके गया। सबसे मेन शोल्डर डाउन जो थे वो पूरे स्ट्रेट, 31 एज, उसको बेबी भी नहीं है। और मेन मतलब मुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, कुछ कुछ तो भी नेगेटिव होगा, मेरा फ्यूचर क्या है। इतनी सारी साइकोसोमेटिक चीजें थी, क्योंकि परसों अपनी बातचीत हो रही थी, इतना खुश होके हंसते हुए गया कि नहीं मैडम, मैं जो भी है संडे सैटरडे कम से कम नशे के लिए पक्का आऊंगा। उसको बोला आप गाय, नहीं नहीं मैं घर में नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे कुछ हो। मैंने कहा कुछ नहीं, आप बिंदास ले सकते हो। नहीं, बोले मैं यहीं पे आऊंगा। इस तरीके से आपको, पेशेंट कितना फिजिकल है, वो गृहिणी का कितना बड़ा पेशेंट है, लेकिन उसके पहले उसको ये विश्वास दिलाना कि वो जो एलोपैथिक ले रहा है वो टेम्पररी ट्रीटमेंट, और रूट कॉज पे ट्रीटमेंट अगर वो गृहिणी से रिलेटेड है, वो अगर सामता से रिलेटेड है, आपको सबसे पहले गृहिणी अग्निमांद्य दीपन पाचन करने के बाद में आपने ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। फिर जाते वक्त में मैंने उसको मृदु विरेचक पट्टी दी है, जिसकी वजह से उसको एक बार शोधन हो जाए, फिर अगले वीक में आएगा वो। इस वजह से सर आप बेसिक रूट कॉज पे कोई अपना, कुछ लोगों को लगता है ना कि ये योग वो योग या रस के बहुत बड़े बड़े जो भी है कल्प चलाने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट कुछ फॉर्मूला किसी वजह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आयुर्वेद में। समानों जो भी समान गुण है उसके विपरीत गुण वाला अगर आप देते हो तो उससे ह्रास होते हैं, और समान गुण से समान की वृद्धि होती है। इतने इसमें भी अगर आप चलेंगे, और दोषों के जो गुण है और हमारे द्रव्यों के गुण है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, तो विंशति गुना पे भी अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चलता है। बस आपके पास में सोर्स ऑफ जो मेडिसिन है वो आपका बहुत ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। थैंक यू सर। आप हाइपोथायरॉयडिज्म पे क्या आपका अनुभव है, कुछ बता सकती हैं अनुरिता सर मैम? मेरा ये लेक्चर आपका छूट गया सर। मैं हाइपोथायरॉयडिज्म पे, एक तो आपने जब से बताया वो 3 साल से मैं वो जो पलांडु और इसका योग है वो तो मैं अभी यूज करने लग गई हूँ, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म मुंबई में बहुत ज्यादा मिलता है। मैं यहाँ पे सर उनको भ्रामरी से लेकर कुछ योगा है, कुछ आसन है जो उनको कंपल्सरीली कराने के लिए बोलती हूँ। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको ये थायराइड भरा और ये सिम्टम है ऐसा नहीं मिलता है। कभी रसक क्षीणता के लक्षण मिलते हैं सर, तो काफी सारा आपको शोष, रुक्षता और
उसके साथ में पेशेंट का अविचलित होना, ये सारी चीजें दिखती है। कभी कभी भ्रम या तिमिर दिखता है, कभी कभी सिडेंट्री इसमें रहते हैं तो बहुत सारा उनका शोथजन्य संप्राप्ति दिखता है। लेकिन व्याधि प्रत्यनिक ऐसे करके मैंने आज तक एक थायरोनिल टैबलेट मैंने कुछ महीने तक मैंने किसी पेशेंट को दिया होगा, लेकिन उसके बाद में मैं बच्चा पलांडू और गुडुची ये योग को चलाती हूँ। रसपाचक रक्तपाचक मेरा फेवरेट चीज है, क्योंकि वहां पे आपको दृष्टि दिखती है। लेकिन अगर पेशेंट अभी जैसे मेरे पास में एक इनफर्टिलिटी की जो केस आई है, उसका थायराइड एंड पीसीओडी और उसके बाद में आईवीएफ फेलियर, तो वो काफी डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका थायराइड बढ़ा है। तो वहां पे सर आपकी संप्राप्ति, थायराइड इज एन ग्लैंड विच रिक्वायर्स आयोडीन एज अ फूड। अगर ये भी बोलते हैं तो भी आयोडीन डिफिशियंसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये डिफिशियंसी सिंड्रोम है। लेकिन हमारे इसमें अगर थायराइड आप लेंगे तो आपको वहां पे हमेशा रसक क्षीणता के या फिर आपके क्लेद दृष्टि के या जो आपके लक्षण दिखते हैं, उस इसमें यू विल ऑलवेज सी दैट दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर मनोभव स्रोतस और योर स्ट्रेस। आपका लेक्चर मैं अटेंड करना भूल गई सर, क्योंकि मेरा वर्कशॉप चल रहा है एडवांस रिसर्च का, और आपको तो मालूम है मेरा रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इस वजह से मैं आपका ये भेज दीजिएगा रिकॉर्ड, मैं जरूर उसको, मैं नस से बहुत कंपलसरी लेकर आती हूँ सर। सबसे मेन चीज, अगर वेट उनका बढ़ रहा है, दोनों भी हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म, दोनों की केस में आपको लक्षण बहुत अलग दिखते हैं। मैं खुद हाइपोथायरॉइडिज्म की केस इस वजह से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके मनोबल लेवल पे इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कभी कभी स्कैंटीमेंसेस, सेडेंट्री जो भी है पेल्विक रीजन में आपको ये दिखता है, शोथजन्य संप्राप्ति दिखती है, हमेशा रिटेंशंस दिखते हैं। तो ये सारी चीजों को लाक्षणिक ट्रीटमेंट के साथ में मैं पाती। लेकिन ऐसे व्याधि प्रत्यय दिस इज फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म ये नहीं चलाते। लेकिन आपने जब से लेक्चर लिया है तब से मैं पलांडू वाला योग जो है, अगर सफेद पलांडू मिलता है तो सफेद, नहीं तो फिर छोटा जो अपना स्प्रिंग अनियन है उसके साथ में बचा और गुरु जी का योग चलाती हूँ, और दिखता है सर, अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। मेरा रसपाचक रक्तपाचक घन रहता है उसके साथ में। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम, प्राउड ऑफ यू। थैंक आप देश की बेटी हैं जो आयुर्वेद के लिए इतना मेहनत कर रही हैं, बहुत प्राउड फील होता है आपको। सर सर मैं आयुर्वेद के लिए तो लड़ती हूँ, इसलिए लोगों को मेरा गुस्सा भी आता है। अभी 1 तारीख के बाद में सर मैं उत्तूर जाऊंगी, तो मैं तो नेचुरोपैथी और योगा के लोगों को भी आयुर्वेद सिखा रही हूँ, और आयुर्वेद के लोगों को योगा और नेचुरोपैथी सिखा रही हूँ। एक और चीज अच्छी सीखने को मुझे, सर आपका लेक्चर पक्का भेजिएगा रिकॉर्डेड, है ना, मैं वो सुनना। फेसबुक लाइव का दिया है ना, स्वप्निल जी ने दिया है, हाँ 7 बजे हाँ के जी, उधर देखिए, वो दिया है, उसको सुनिए। हाँ, जी। थैंक यू सर। और मैं यूट्यूब का भी लिंक दे देता हूँ, आप लोग यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरे लेक्चर हो गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। सर चलिए। एक ही मुझे फॉर्मूला एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने जस्ट नया इन्वेंट किया पेन, जो कैंसर इंड्यूस पेन किलर रहता है, पेन बढ़ता है इन मेटास्टेसिस, जब बोन के अंदर मतलब मज्जागत अस्थिगत जब संप्राप्ति बढ़ जाती है, तो उस इसमें बहुत सीवियर पेन रहता है, मतलब मॉर्फिन आपका कोई भी इंजेक्शन काम नहीं करता है। तो यूजुअली तो बस्ती और ये सारी चीजें रहती है उसमें। लेकिन अभी मुंबई में क्या हुआ है, कैंसर की जो केस रिटर्न गई थी वो फिर से मेरी ये हफ्ते में आई है। बहुत सीवियर पेन उनका बढ़ गया इसकी वजह से, जो बारिश और शीत ऋतु है और उसके साथ में बाकी का चीज। तो मैं वो फॉर्मूला आपसे डिस्क्लोज करके आपको बताऊंगी सर, अगर इसमें कुछ एडिशन वगैरह करना है, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली जाता है। कुछ एवरेज लेवल पे मैं महाभारत निगंस यूज करती हूँ, अर्नोपेन यूज करती हूँ, उसके साथ में मैं सबसे मेन चीज बस्ती और नाभीपूरण बहुत मेरा इंपॉर्टेंट ये रहता है। कभी कभी मैं सीरा वेद इमीडिएटली 26 नंबर का करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि इतना सीवियर पेन रहता है। लेकिन अभी मैंने कुछ फॉर्मुलेशन बनाने का सोचा है पेन हील करके, तो वो कॉम्बिनेशन में बता के आप मुझे कुछ सजेशन होगा तो जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। भेजती हूँ। जी ठीक है। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कोई केस रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं? डॉक्टर विकास जी, गंगवार सर, हरिहर सर। डॉक्टर हरिहर सर, आपने क्या दवाई दी आपने बेटे को, आप बताना चाहेंगे? डॉक्टर लियाकत अहमद जी कुछ बताइए। डॉक्टर मयंक जी। हाँ जी बोलिए सर। सर वो तो उसी दिन मैंने बताया था ना, हाँ सप्तामृत लो दिया, चंद्र प्रभा हाँ और पुनर्नवा गूगल हाँ अतिमंत के लिए यही दिया था, और तो कुछ नहीं दिया। हाँ, तो आप दीजिए ना, बृहत्वास का कषाय, सप्तामृत लहो। हाँ, बृहत्वात्स्य कदी कसाई ने सप्तामृत लो, ये तो है ही पहले से ही उनको था। हाँ तो हो जाएगा सर। और उनको जो हेतु सेवन था, गुटखा खाना और जो जो अल्कोहल, वो सब। गुटखा की उनको आदत है, और तो और
तो कुछ नहीं है। रात को तो 10 बजे सो जाते हैं, सुबह में 6 बजे उठ जाते भी है। हाँ तो अच्छा हो जाएंगे वो, आप दीजिए आप। बृहत्वास्कादि कषाय के फल श्रुति में लिखा है कि ये अधिमंत को भी ठीक करता है। हाँ सर। और तो मैंने तो बृहस्पति का है वो उनका 20 से 20 इंग्रेडिएंट्स है ना, अच्छा मिल गया था सर। हाँ। श्यामलता भी मिल गई थी तो मैंने बनाया था तो उनको दिया भी है। और सर आपके आई साइट में और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? सर मेरे को तो ज्यादा लगता है। फिर मैं अच्छा। कभी आ- आंख के डॉक्टर को बताऊं तो मालूम हो जाता है, लेकिन मेरे को तो अच्छा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है सर। बहुत अच्छा सर। आप आयुर्वेद को खुद भी फॉलो करते हैं और पेशेंट को भी देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है। और कोई कुछ सर बताना? हाँ बोलिए। ड्रॉप्स बनाया था हाँ। आयुर्वेद का, तो कौन क्या? सा पार्ट है तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसमें निम निम स्वरस, हम्म। अदरक स्वरस और ये प्याज का स्वरस हम्म। और हनी। हम्म। तो सर मैं अभी 7-8 पेशेंट को मैंने पहले बोलता हूँ, जिसको कम दिखता है ना, हम्म। तो मैं बोलता हूँ कि आप अभी देखो और मैं ड्रॉप्स डाल कर बाद में देखो, तो वो बोलता है कि एकदम अच्छा लगता है। हम्म। अभी तो बनाया ही 10-15 दिन हुआ है, लेकिन पेशेंट को किसी किसी को मैं डालता हूँ तो ऐसा बोलता है कि अच्छा अच्छा दिखता है। जी सर। तो मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, फिर आप उसके ऊपर प्रकाश कर सकते हैं। नहीं ये सर सही है ना, वहां पे क्लेद को निकाल देता है, कफ को निकाल देता है, तो अच्छा है ना। प्याज तो चक्षु से है ही, फायदा होता है। प्याज, हनी, नीम और अदरक। हाँ। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम। श्लेष्म से भय रहता है, आपने श्लेष्म हर सब दवाइयां डाली है, तो वो अच्छी है ना। जी सर। मैंने उसको बोला था तो, लेकिन उसी दिन तो मैं वो शनिवार को तो वहां था, आज तो चला आया। वो बोलता था सोमवार से डालूंगा, आज डाला नहीं डाला मालूम नहीं। जी सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भारती मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी? कोई रिलेटेड बात करिए, बताइए कुछ बताइए। भारती मैडम, मोनिका मैडम, आप कोई केस बताना चाहेंगी जो आपने ठीक किए हैं? बीना मैडम, हनुमंत राय जी कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर लियाकत अहमद जी, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं तो मैं बताता हूँ, मानसिक रोगों पे मैं बताता हूँ। आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मेरा सुनिए। हमारा जो आयुर्वेद है इसमें मानस व्याधियों को बहुत ज्यादा ऐसे दिया गया है, और उन्माद अपस्मार में चरक संहिता में निदान स्थान में विशेष स्थान दिया गया है। तो मानस व्याधि जो रहता है उसको हम ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं कि माइंड जो रहता है वो हमारा डिस्टर्ब हुआ रहता है, रज और तम गुण बढ़ जाता है, तो उसके वजह से होता है। सुश्रुत संहिता में तो मनोव्याधि पे बोला ही है, अष्टांग हृदय में भी बोला है, और उसमें डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना और प्रिवेंशन करना, मेंटल डिसऑर्डर से बचाना, इस पे बहुत ज्यादा डीप में और प्रिवेंशन के लिए उन्होंने आचार रसायन, स्वस्थ वृत्त का पालन करना, दिनचर्या का पालन करना और रात्रिचर्या का पालन, ऋतुचर्या का पालन करना, ये सब बताया है। और सब चीज है बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। धातु साम्यम क्रिया चोक्ता, ये चिकित्सा का सूत्र है। हमें ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, और कम है उसको बढ़ाना है, मतलब बैलेंस स्टेट में रहा हर चीज, तो वो अच्छा रहता है। दूसरा बात इन्होंने बताया है कि मानस व्याधियां जो बताई है, तो उन्माद बताया है। उन्माद जो है वो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें इंसान का जो धृति स्मृति आचार शील ये सब पूरा विभ्रम हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि, उसको कंफ्यूजन रहता है, डिल्यूजन रहता है, उसका बिहेवियरल चेंजेस रहते हैं, उसको कुछ अलग चीजें दिखाई देती है, जिसको हम विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। ऐसी चीजें दिखाई दे, सिजोफ्रेनिया, मतलब ऐसी चीजें दिखाई देती है जो अस्तित्व में नहीं, लेकिन उसके दिमाग को दिखाई दे रही है। उसी तरह से ग्रह बाधा भी होती है, और इमोशनल डिस्टरबेंसेस भी होता है। इमोशनल में अगर काम क्रोध लोभ ये सब है तो वायु, और क्रोध है तो पित्त, और विषाद है अवसाद है तो कफ की तरफ जाएगा। या फिर कभी कभी मन जो होता है वो विप्लव
जैसे नाव चल रही है, तूफान है और नाव डूब रही है, संभल रही है, तो चित्त विप्लव, संप्लव, ऐसे शब्द भी बताए गए हैं। और वातज पित्तज कफज सन्निपातज और आगंतुज उन्माद ऐसे बताए हैं। आगंतुज उन्माद का तो बहुत ज्यादा बताया गया है कि अभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो रात रात भर जागते हैं, उनको ना नींद ही नहीं आती है, और दिन में भी कम सोते हैं, लेकिन वो रात रात भर, तो ग्रह बाधा होती है उनको बहुत बार। कुछ तो आदतें होती हैं, आदत अलग बात होती है और ग्रह बाधा अलग बात होती है। उसी तरह से अपस्मार बताया है। अपस्मार में मिर्गी के झटके आते हैं और स्मृति भ्रंश होता है, पेशेंट को कन्वर्जन्स आते हैं, ऐसा बहुत डेंजरस कंडीशन रहती है। और उसमें दूषित मन, हीन सत्व वाले लोग और परियुषित अन्न का सेवन कर रहे हैं, तो अपस्मार। इसी तरह से चित्तोद्वेग शब्द बताया है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें बहुत ज्यादा डर में पेशेंट रहता है, घबराहट में रहता है, उसको बहुत ज्यादा व्याकुलता रहती है, तो ये चित्तोद्वेग है। इसमें वायु और रजगुण बढ़ा हुआ रहता है। इस तरह से भय, किसी भी चीज से फोबिया होना, जैसे कि कोई चीज से, कोई इंसान से, कोई सिचुएशन से, कोई एक्सपीरियंस से फोबिया होना, जैसे कि किसी को एग्जाम में जाने से डर हो रहा है, ये मानसिक व्याधि है। फिर किसी को मतलब कुछ लड़कियों से बात करने में हो रही है, या मतलब अलग अलग तरह की फोबिया जो रहती है, भय, उसको भी हम मानसिक व्याधि में बोलते हैं। इस तरह से क्रोध, एग्रेशन और एंगर, बहुत ज्यादा क्रोध में रहना, और उससे क्रोध को दबा रहे हैं लेकिन वो मन में है ही, तो इरिटेबिलिटी बढ़ती है। लोगों से वो सोशल रिलेशनशिप जो रहता है, बात कम्युनिकेशन वो नहीं रह पाता है। और बिना कंट्रोल का जो अमर्ष रहता है, मतलब द्रोह करना, कंट्रोल नहीं रह रहा है और कुछ भी कर दे रहा है, अचानक कर रहा है, उसको पता है कि ये गलत चीज है, लेकिन वो अचानक एक क्रोध निकल जा रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारा होता है कि ड्राइवर होते हैं, जो स्टेट बस के ड्राइवर होते हैं, वो एक ही साथ बहुत सारा एक्सीडेंट कर देते हैं, सिटी में बस घुमा देते हैं। उनका क्रोध होता है कि उनको मतलब वो अपना ड्यूटी में ही वो क्रोध निकल जाता है। या कोई टीचर होता है, उस पर कुछ बहुत अत्याचार हुआ रहता है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा मार देता है, लेकिन बाद में उसको गिल्टी फील होता है कि मैंने क्या गलत काम कर दिया, ये क्रोध रहता है। इसी तरह से कोई शोक में रहता है, जिसको सैडनेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा तम गुण बढ़ गया, कफ और रज बढ़ गया, इम्बैलेंस हो गया, तो शोक। अब रज बढ़ा है तो उसको क्रोध भी आएगा, खुद पे गुस्सा आएगा, समाज पे गुस्सा आएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए फिर वो कफ बढ़ने के, तमगुण बढ़ने से फिर डिप्रेशन में जाएगा, फिर उसको फिर गुस्सा आएगा, फिर वो ऐसे जो क्रोध से तम, क्रोध से फिर से विषाद में, ये बार बार उसका साइकिल चलते रहता है। इसी तरह से किसी किसी को मद हो जाता है। मद मतलब दो तरह का मद होता है। एक मद होता है कि अल्कोहल पीने से मदाते वाला मद, और दूसरा कुछ टॉक्सिन खाने से मद। तो ये सब तमगुण बढ़ाता है, मद बढ़ा तो। एक होता है मूर्छा। मूर्छा में पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ब्लैकआउट हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया और माइंड जो है वो दूषित हो गया, तो मूर्छा हो जाती है, और रक्त की दूषित हुई तो मूर्छा होती है। एक होता है अतत्वाभिनिवेश, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, मतलब उसको ना इरिटेटिंग बिहेवियर उसका रहता है, और कंपल्शन भी रहता है, मतलब हाथ धो रहा है तो कंटिन्यू धो ही रहा है, स्नान कर रहा है तो कर रहा है, तो घिन आती है कोई भी चीज से, खाना खा रहा है तो उसको घिन आएगी वो चीज से। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा भी रहता है। अतत्वाभिनिवेश, जो चीज नहीं है वो भी उसको दिखाई दे रहा है और घिन आ रही है। इसी तरह से तो फिर हम चिकित्सा कैसे करें, मानस व्याधियां जो रहती हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। शारीरिक अगर देखें तो वात पित्त कफ हो रहा है, मानसिक के साथ में वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो गया है, तो वायु की वजह से व्याकुलता, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, पित्त बढ़ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़पना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और फिर बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खा रहे हैं इंसान, तामसिक चीजें खा रहे हैं, तो माइंड का क्लैरिटी कम हो जाता है, स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबल नहीं रहता है, माइंड हर समय विचलित रहता है। इसी तरह से नींद अच्छी नहीं आती है, या नींद न लेना, ये भी बीमारी का कारण होता है। लोग मोबाइल देखते रहते हैं रात रात भर, कुछ बात से सोचते रहते हैं, कुछ ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, इरेगुलर स्लीप पैटर्न रहता है, या बहुत ज्यादा सो जाते हैं, उसकी वजह से भी शारीरिक दोष कुपित होते हैं और मानसिक दोष भी कुपित होते हैं। मानसिक दोषों में देखें तो रज और तम गुण बढ़ गया, तो रज से हाइपर एक्टिविटी होती है, एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। तम से बहुत ज्यादा थकावट होती है, कंफ्यूजन होता है, डिप्रेशन होता है। और कुछ कुछ लोगों को इमोशनल स्ट्रेस होता है, जैसे कि कोई अनुरिता मैम से बहुत अटैच है, सपोज,
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उनको अनुरिता मैम नहीं मिल पा रही है, तो इस बात का स्ट्रेस। फिर अनुरिता मैम मिलेंगी तो अनुरिता मैम क्या बोलेंगी, उस बात का डर। फिर अनुरिता मैम का गुस्सा, और गुस्से से अपने बॉडी को भी इफेक्ट, अगर मैम गुस्सा ऐसे करती नहीं है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। या फिर अनुरिता मैम नहीं मिल रही है तो निगेटिव इमोशन कि मैं अब मर जाऊंगा, मैं मुझे अनुरिता मैम ही बचा सकती है लेकिन मिल नहीं पा रही है। ऐसे जो रहता है ना, माइंड को कमजोर करता है। एक ही बात को बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग करना, आगे न बढ़ना, ये सब चीजें माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसी तरह से कुछ कर्म भी रहते हैं, प्रारब्ध के कर्म रहते हैं, कुछ मतलब संस्कार ऐसे रहते हैं, जैसे कि जो लोग मतलब गलत जगह पे गए हैं और वहां के संस्कार बहुत गंदे हैं, तो उसके वजह से कुछ गलत काम हो चुके हैं, या माइंड पे उसका अफेक्ट हो चुका है, उसके वजह से भी मानसिक रोग बहुत ज्यादा होते हैं। उसी तरह से अभी मेरे पास दो तीन ऐसे पेशेंट है जो रेड लाइट एरिया में ही उनका जन्म हुआ और गंदगी में ही पले बड़े, और उनके माइंड पे बहुत गंदी गंदी चीजें हैं। तो फिर वो अच्छे पढ़े लिखे, मेहनत से सब कुछ किए, लेकिन उनके संस्कार वैसे हैं कि गंदा चीजें देखा है, तो वो उनके उससे नहीं हो, फिर वो मानसिक रोगी रहते। सब लोग रहेंगे ऐसा नहीं, जिनका मन जो है हीन सत्व वाला है, उनको ही होता है मानसिक व्याधि। और बात के सिम्टम अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि घबराहट होती है, रेस्टलेसनेस होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, नींद नहीं आता है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स होते हैं, कभी भी सोना कभी भी जागना, और रैपिड थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा चिंता करना, नर्वसनेस होता है, और उनको ना बहुत ज्यादा कोई भी चीज में बहुत ज्यादा ये जो बोलते हैं रेस्पॉन्सेज ज्यादा होता है स्टिमुलाई से, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। पित्त सिम्टम हो गया तो इरिटेबिलिटी होता है, गुस्सा आता है, धैर्य नहीं रहता, सहनशीलता नहीं रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, और उनके जो भाव रहते हैं बहुत क्रोधित वाले भाव रहते हैं, वायलेंस करने वाले भाव रहते हैं, और बहुत गंदे भाव रहते हैं, वो ऑब्सेसिव थॉट्स और एक्शंस रहते हैं। और फिर कफज वाले रहते हैं तो वो थकावट रहता है, वीकनेस रहता है, स्लो रहता है हर चीज में, लॉस ऑफ जो लो एस्टीम जो रहता है, वो कोई भी काम होपलेसनेस रहता है उनको, और माइंड का डलनेस रहता है, कंफ्यूजन रहता है, बद्दी दिमाग जो बोलते हैं ना, एकदम दिमाग बहुत स्लो हो गया है, ऐसे कफत सिम्टम्स रहते हैं। राजसिक सिम्टम रहेंगे तो फिर वो हाइपर एक्टिविटी रहेगा, इच्छाएं जो रहती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रजगुण बढ़ने से, बहुत ज्यादा चिंता भी रहता है, इरिटेबिलिटी भी रहती है, डिसीजन मेकिंग में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते रजगुण बढ़ने से, वायु के वजह से रजगुण बढ़ता है, और वायु के सारे सिम्टम दिखते हैं। तामसिक चीजें बढ़ गई तो कंफ्यूजन होगा, हॉल्यूसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा, डिप्रेसिव थॉट्स होंगे, सुसाइडल सुसाइडल टेंडेंसी रहेंगी कि हम क्यों जी रहे हैं, हम कोई अर्थहीन जिंदगी है, कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनको, कोई भी ऐसे मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता, बहुत तमगुण बढ़ जाता है, माइंड पे जैसे धुंध छाए, जैसे बादल का धुंध होता है वैसे मेंटल फॉग होता है, लेजीनेस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपने ही दुनिया में रहते हैं। तो ये सब हमें असेस करना पड़ता है पेशेंट का। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो रिलेटिव से, पेशेंट से बात करके उसके बिहेवियर को, और फिर उनका प्रकृति परीक्षण करना है, उनका विकृति का एनालिसिस करना है, तो उस हिसाब से फिर एनालिसिस करके हमें सब चीज पता चलता है। फिर दशविध परीक्षा करना है, प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय, ये सब देखना है। फिर उनका दर्शन स्पर्श प्रश्न करना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना है, मनोवत स्त्रोतस देखना है उनके, अग्नि देखना है, और आम देखना है। रसवत स्त्रोतस की दृष्टि में हमेशा आम रहता है, तो हमें आम का पचन करना है। रस पाचक, त्रिभुवन कीर्ति रस, जो ज्वर की चिकित्सा है वो हमें देंगे, तो रसवत स्त्रोतस ठीक होने से माइंड अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेद में यही बेसिक चीज है। फिर आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त का पालन करना, पूरा स्वस्थ वृत्त पढ़ के खुद समझ के फिर देना चाहिए। और पथ्यापथ्य बहुत जरूरी होता है कि हमें तामसिक चीजें नहीं देनी है, जैसे जंक फूड नहीं देना है, उसी तरह से गुरु पदार्थ नहीं देना है, राजसिक चीजें मतलब स्पाइसी चीजें, फ्राइड चीजें, ये सब चीजें नहीं देनी है। सात्विक चीजें मतलब फ्रेश फ्रूट्स देना है, वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल, और पुराना चावल देना है, और दूध का सेवन ज्यादा करना है, सात्विक चीजें ज्यादा देनी है। उसी तरह से सत्वावजय चिकित्सा जो रहती है उसमें ध्यान, फिर प्राणायाम, पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन, ये सब देना है।
फिर दिनचर्या को अच्छा करना है, ऋतुचर्या को अच्छा करना है, आप शरीर में मसाज करना है, कान में तेल डालना है, ब्राह्मी तेल और तिल तेल का, ज्योतिषमती तेल, त्वचा तेल, और नस्य देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, मेडिटेशन होना चाहिए, दैव व्यपाश्रय जी के समय पूजा पाठ करना है, जो देवता को मानते हैं, जैसे इस्लाम में मानते हैं तो उस पंथ का वो चीजें करना है, और क्रिश्चियन है तो वो जो चीज मानते हैं प्रेयर्स वो सबको फॉलो करना है, सरदार जी हैं तो वो जो चीजें हैं वो मानना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है, सुबह जल्दी उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ये सब माइंड को हील करता है। और सोशल और एनवायरमेंटल हार्मनी, ऐसे लोग मित्र मिलने चाहिए जो पॉजिटिव बातें बोले, निगेटिव बातें ना बोले। और रसायन देना है, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, ये सब चीजें देनी है। योगा और फिजिकल एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में जो रिचुअल्स होते हैं वो सब करना है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीजें होती है, कुछ हाथ में मणि वगैरह धारण करना, पूजा पाठ करना, वो सब करना है। युक्ति व्यपाश्रय में तो हम लोग बहुत सारे मेध्य रसायन देते हैं, मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, यष्टि मधु, गुडुचि, शंखपुष्पी। और सुबह भी हमने पढ़ा था ना रसायन का सेवन, मतलब मेध्य रसायन के बारे में आज हम सुबह पढ़ रहे थे। तो वो करना है, शिरोधारा करना है, नस्य करना है, अभ्यंग करना है, तो इससे मानसिक रोग ठीक होते हैं। सत्वावजय चिकित्सा है कि निगेटिव थॉट्स को तुरंत कंट्रोल करना है, मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन जो देने वाले गुरु हैं उनके पास जाना है, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ये सब जब हम करते हैं तो मानसिक रोगों पे बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। अनुरिता मैम, आप मानस रोगों को कैसे संभालती हैं, कैसे क्या मैनेज करती हैं? सर अभी तो ऐसे लगने लग गया कि मानस रोगों के ऊपर स्पेशल ब्रांच सच में हर एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इतनी ज्यादा पेशेंट का मानसिक, आपने जो बोला एकदम सही बोला सर। मन जहाँ पे भी सत्व गुण कम और मतलब सत्व के ह्रास के साथ में रजो और तमोगुण का आवरण बढ़ रहा है सर, वहां पे मानसिक व्याधियां बहुत जल्दी घर कर लेती, लेकिन हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ लोग बोल के दिखाते हैं, कुछ लोगों का उद्वेग पता चलता है, कुछ लोग सप्रेसिव इसमें रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सब बिहेवियर डिसऑर्डर में बहुत जल्दी इरिटेट होने से लेके खुद को हानि पहुंचाना या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट करना, ऐसे भी केसेस हैंडल किए सर। मैं सारस्वत, अरिष्ट और नस्य, ये दो मेरी ट्रीटमेंट के साथ में, आप मानस मित्र वटक है, या आपने कल एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि आप मानस मित्र मेरा सबसे फेवरेट टैबलेट है। उसके साथ में मानस वीटा करके एक सिरप भी आता है, और उसके साथ में याद करके ग्रैन्यूल से धन्वंतरी के, तो ये एक रसायन चिकित्सा केस में मैं इन्वॉल्व करती हूँ, अश्वगंधा, शतावरी, ये जो भी संत। लेकिन सर इसके साथ में आपने जो ये वसंत कुसुमाकर सिखाते वक्त में बताया कि आप मानस मित्र के साथ में वसंत कुसुमाकर दीजिए, तो ये बात मैं सोच रही हूँ कि दो केसेस है मेरे पास में, थोड़े 40-50 प्लस अबव है, तो उनको मैं मानस मित्र हटा के वसंत कुसुमाकर दे के देखूं। सारस्वत बाकी का सब रहने दूंगी मैं, और उसके साथ में नस्य। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रही है सर, स्पेशली जैसे आज मेरा रिसर्च का टॉपिक ही मैंने जो दिया है, वो टॉपिक ये दिया है, सिग्निफिकेंट रेलिवेंस ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड डाइट ऑन टू द पीसीओएस। तो ये मेरा कल का प्रेजेंटेशन का टॉपिक था, आज मैंने टॉपिक सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो उस इसमें मानस हेतु उसका मैंने कंप्लीट क्वेश्चन बनाया कि वो उस क्वेश्चन से एक्चुअली स्ट्रेस है, लेकिन कौन सी लेवल का है, आपको वो मैनेज करना बहुत जरूरी। वो स्ट्रेस आपके सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशन वाइज आपका कुछ कहाँ पे गड़बड़ है, ये जब आप निकालते हो तो उसके ऊपर से आपको एक पर्टिकुलरली हार्मोन्स की भाषा में बोलेंगे, तो ही डजंट हैव एनी इम्पोर्टेंस फॉर हिज क्रिएटिविटी, मतलब उसका जो भी बुद्धि की जगह का पित्त का इतना ज्यादा ह्रास हो चुका है कि वहां पे उसको नया कुछ एक्साइटमेंट या कुछ ये करने का मन नहीं कर रहा है। तो सर वहां पे आपको ये जरूर देखना होता है कि उसकी कहीं पे पित्तश ग्रहणी की दृष्टि तो नहीं है, या फिर देते वक्त में आपको साधक पित्त के ऊपर काम करना, या ओज पे काम करना, या फिर कल्याणक घृत वगैरह, ये जैसे है कि जो पित्त का शमन भी करे, ब्रूहण कार्य भी करे, और मनोह को बल भी दे। काफी जगह पे जहाँ पे सर आपने ये बोला कि अटैकिंग नेचर वगैरह, तो वहां पे सर आपको मैं एक मुझे नहीं मालूम लोग कितना विश्वास रखते, लेकिन जो सूर्य उगने के बाद में और सूर्यास्त के बाद में जो मंत्रोपचारण और थोड़ा इसका ये रहता है, तो वो चीज भी मैं कराती हूँ, लेकिन इट इज जस्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर्मेट की जिसके ऊपर सूर्य के ऊपर के 2 श्लोक और
आपको जो भी है गाय के घी, इसके साथ में गाय की गौरी और ये जलाना है। तो उस छोटे हवन के ऊपर भी मैं बहुत फोकस करती हूँ, जहाँ पे पेशेंट एक्चुअली मतलब शॉक ट्रीटमेंट या कुछ ऐसे इसमें कि उसका बिहेवियरल डिसऑर्डर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैं ये जरूर देखती हूँ कि उसका जिस भी व्यक्ति से लगाव है या वो जिसकी सुनता है, उससे पूरी हिस्ट्री निकालने के बाद में काफी बार ये लोग दिखाते अलग है, क्योंकि इनमें एक अलग सा सेंस भी रहता है कि ये अपनी चीज डिस्कस करके सामने वाले को अपना वीकनेस नहीं बताना चाहते। तो हमेशा उसके पीछे से जाके उसका हिस्ट्री निकाल के उसको उस तरीके से डील करना पड़ता है। मतलब यू हैव टू बी फ्रेंडली विद देम और यू हैव टू बी सोशली विद देम, यू हैव टू चेंज योर नेचर, क्योंकि हम थोड़े रिजिड, टाइम नहीं है, वक्त नहीं दे पाते, तो इनका काउंसलिंग और इनका ये बहुत अलग रखना पड़ता है। तो बस उतना ही। काफी बार सर मैं नाभि पूरण पादाभ्यंग ये रेगुलर ट्रीटमेंट में, पर्टिकुलरली जटामांसी तेल और पूरण के लिए, नाभि पूरण के लिए महानारायण तेल एंड जटामांसी तेल इसका इस्तेमाल करती हूँ सर। जब तीव्र अवस्था रहती तो वचा तेल का भी नस से मैंने काफी बार यूज किया है सर। बट यू नीड टू रेज अप द सत्व। जो भी आपके हेतु है, उसमें अगर तामसिक गुण बढ़ाने वाले हेतु है तो उनको कम करिए, और राजसिक कुछ ना कुछ ऐसे आवेग या उत्क्लेश या आपकी जो भी षड्रिपु हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं ऑन लेवल ऑफ, अगर आपके हार्मोन्स बोले तो सी दैट वेयर देयर डिस्टर्बेंस लाए, वेदर इट इज रिलेटेड विद हार्मोनल ऑक्सीटोसिन प्रोजेस्टेरोन लेवल और इट इज रिलेटेड विद योर ऑल द टाइम फियर, तो इट इज इंक्रीजिंग योर कॉर्टिसोल। तो आपको ये जरूर देखना कि नस से भले करो, आयुर्वेदिक चिकित्सा पक्का दो, लेकिन उसके साथ में अगर वो पेशेंट बार बार किसी मतलब 4-5 जनों में उसका हमेशा अपमान हो रहा है, वो हमेशा डर के मारे सप्रेसिव रह रहा है, तो हमेशा उसका जो बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमेशा एक्साइटेड रहेगा। तो इस वजह से वहां पे योगासन और प्राणायाम का बहुत ज्यादा रोल है सर। परसों कल जो मैंने पेशेंट को पुनः मुंबई आने से पहले उसको एक किया, तो माइंड हीलिंग के साथ में उसको कंप्लीट 1 आवर तक का उसका सेशन सिर्फ अब सेल्फ हिप्नोसिस, माइंड हीलिंग एंड डायनामिक योगा, मतलब एक छोटे 8 मिनट का योगा मैंने डिजाइन किया हुआ है। वो योगा रहता है जिसकी वजह से उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज खुलती है, बहुत फायदा मिलता है सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम एनालिसिस करें अपना हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का, तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत आध्यात्मिक थे और नेचुरल वे में रहते थे। आज का जो है कल्चर और समाज ये पूरा बदल चुका है। आजकल कैसे है, अधर्म ज्यादा बढ़ गया है, मतलब मल्टीपल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन हो जाता है, अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके वजह से बहुत सारी ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस बढ़ रही हैं, मानसिक व्याधियां बढ़ रही हैं, द्वेष बढ़ रहा है, हेट्रेड बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें वो चीजें पूरा समझना पड़ेगा। हम उनको सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको किस तरह से ठीक करें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अधर्म, व्यभिचार जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा बात है कि अगर हम ये जो हमारे सनातन संस्कृति में है कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना है, इसका साइंटिफिक चीजें अगर हम देखें, साइंस क्या बोलता है, तो अभी जैसे वर्षा ऋतु है, श्रावण मास है और वर्षा ऋतु है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस ये सब हमारे घास पत्ते में, इन सब में आ गए। तो हमारे आचार्य लोगों ने क्या बोला है कि पित्त का संचय होना शुरू होता है, अग्निमांद्य होता है, तो श्रावण महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, दूध उल्टा भगवान को चढ़ा दे। तो अगर दूध पिएंगे, और दूध पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है अभी के सीजन में, इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा जो ये मतलब मैथोलॉजिकल वो कहानी है कि शिव जी ने विष का पान किया था, तो उनको बेलपत्र और दूध ये चढ़ाया गया, तो उनका विष का जो गर्मी था वो कम हुआ, तो इसलिए वो चढ़ाते हैं। दूसरा, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, वो सब के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत पाए जाते हैं। तो जब हम मंदार चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो सब एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर हमको वो रक्षा होती है। ये साइंस है। अब इसको धर्म से जोड़ दिया गया है तो वो अलग बात है। और जितने ज्योतिर्लिंग थे पहले के जमाने में, जब मंदिर टूटे नहीं थे, इस तरह से बनाए गए थे कि जो भी दूध और पंचामृत से स्नान किया जाएगा, रुद्राभिषेक, तो जो आएगा उसका पंचामृत बना के और सेवन किया जाएगा। तो ये एक अलग महत्व था बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन आज सब विकृत हो गया है, हर चीज विकृत हो गया है, ये चीजें। हाँ, गंगवार सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम सर। सर ये मेरा पेशेंट बच्चा है, सब 12-13 साल का सर। हाँ। तो सर उसे ये दिक्कत है
कि वो एक तो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, और सपने में ये आता है जैसे किसी की गर्दन काट रहा हो या उसकी कोई गर्दन काट देगा। तो स्कूल में भी नहीं जा रहा है आजकल। स्कूल वालों ने एकदम उसके चेस्ट में पेन होता है तो घर वालों को बुलाया, घर भेज दिया उन्होंने। तो तो ये सर ग्रह ऐसे केस में ग्रह क्या करना बाधा, चाहिए? ग्रह बाधा का लक्षण होता है। अभी क्या है कि कोई भी इंसान जो है ना, खुद का गला नहीं दबाएगा, कोई भी नहीं दबा सकता है। अगर कोई दबा रहे तो बोले नाक बंद करो, मुंह बंद करो और रखो, कोई भी नहीं कर सकता है। अगर कोई बाहरी चीजें कर रही है तो ग्रह बाधा है उसमें। तो उसका ग्रह बाधा जैव चिकित्सा करना पड़ेगा और उसका शोधन करना पड़ेगा और मन की मेद्य दवाइयां सब देनी पड़ेगी। ग्रह मतलब बाधा। जैसे सर वो, सर एक मिनट सर, जैसे वो स्कूल भी जा रहा है, मतलब जाने की कोशिश करता है तो कहता है मेरे साथ चलो, अपने माँ मम्मी पापा से कहता है साथ चलो, मुझे डर लग रहा है बहुत है। हाँ, इस तो तरह से सर है। ग्रह बाधा के लक्षण है। तो ग्रह बाधा की जो चिकित्सा बताई है ना वो सब देना चाहिए। जो स्त्री ग्रह, अच्छा। बाल ग्रह के जो चिकित्सा बताई ना वो सब करना चाहिए। तो सर उसमें बाल गृह में सर क्या, मतलब सर आइडिया दे दीजिए सर। मैं कल निकाल के बताऊंगा। बाल रोग की किताबों में है ना वो सब चीजें, जैसे ब्राह्मी है, वचा है, सब मेद्य द्रव्य ही है। और जी सर। भूत चिकित्सा जो थी पहले, ग्रह बाधा की वो एक अलग ही साइंस था। उसमें पूजा पाठ कराना, फिर किस तरह का ग्रह बाधा हो रहा है, क्या क्या वो डिमांड कर रहा है, उस पर रिसर्च करना चाहिए कि वो नॉनवेज खाना चाहता है। क्योंकि उन्माद में लिखा है कि ग्रह बाधा होती है ना कोई भी, तो उसके तीन चीजें होती है, या तो हिंसा करना, या फिर वो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना, या फिर कोई विशिष्ट चीजों की इच्छा करना कि हमें ये चाहिए। तो अब वो बच्चा को क्या चाहिए वो आपको केस स्टडी करना पड़ेगा। या तो लेकिन पूजा सर उसकी करेगा। माँ को भी इस तरह। जी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। उसकी माँ को भी इस तरह की दिक्कत थी यार, तो मतलब एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट लेती थी पहले, और उसके बाद सर मेरे ट्रीटमेंट में आई तो एंटी डिप्रेसेंट धीमे धीमे करके मैंने छुड़ाया सर उनका। तो वो तो बिल्कुल ठीक ठाक चलती हैं। क्योंकि अगर उन्हें, अगर रास्ता आईवीएस भी होता है तो साथ में मानसिक रोग की चिकित्सा देनी पड़ती है, तभी उनका आईवीएस सही हो पाता है, अन्यथा सही नहीं होता सर। हाँ, मज्जाधरा कला की दृष्टि होगी तो पित्तधरा। सर भूतराव घृत करके है, फिर महापैशाचिक घृत है। उन्माद जी अपस्मार की सर। सारी चिकित्सा देंगे, महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत। जी। हाँ, मानस में त्रिपुटिका, ब्राह्मी बट्टी, ये सब देना है। और ग्रह बाधा के लिए भी उनको थोड़ा मंदिरों में जाके पूजा वूजा करा ले, उनके हाथ से दान करा जी। दे, मणि धारण करा ले, तो वो सब अच्छा हो जाए। जी। जी सर। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर हनुमंत जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर ने अभी जैसा डिस्कस किया सर, एक बच्चा हमारे पास भी ऐसा आता था सर कि वो अपने बेड से थोड़ा बाथरूम दूरी पे था हॉल में, तो वहां तक वो बाथरूम करने के लिए नहीं जाता था। इसी तरह उनके पेरेंट्स बोलते थे कि ये छत पे जाने से डरता है। और 4-5 महीने सर उन्होंने स्वर्ण प्राशन जब दिया उसको सर, तो वो अपने से खुद से जाके बाथरूम करके आ जाता रात में। छत पे भी जाता है वो खेलने के लिए, वहां माने चला जाता है, उसको ऐसा नहीं लगता सर। सब स्वर्ण प्राशन से सर उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया इन तो चीजों में सर। स्वर्ण प्राशन में सर आपने क्या क्या दिया था? इसमें सर प्रशांत भट्ट सर बनाते हैं सर, उसमें बचा है, ब्राह्मी है, और मधु, और स्वर्ण स्वर्ण भस्म, ऐसे 5-6 कंटेंट हैं सर उसमें। तो वो हाँ, सर उन्हीं से लेता हूँ मैं सर, वो बना के देते हैं उसमें, पाउच में सर। मतलब मेद्य वो इसमें द्रव्य। पुष्ण, हाँ। हाँ सर, मेद द्रव्य ज्यादा है, और वो पुष्ण नक्षत्र के उसमें पलाते हैं। जी सर। जिनको ज्यादा तकलीफ है या कुछ फिजिकल उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या मेंटली, तो उनको 2 बार भी दे देते सर, महीने में रिपीट करके 15-15 दिन। जी सर। उससे तो सर सर, ये इम्प्रूवमेंट आया है। उनके फादर ने खुद बताया कि ये अपने से अब जाके चला जाता वॉशरूम, और छत पे तो भी सर अकेला चला आप जाता केवल उस पर है। पुष्य नक्षत्र में देते हैं कि पूरे महीने देते नहीं हैं? सर, सिर्फ पुष्ण नक्षत्र में देते सर, महीने में एक बार सर। जी। जी सर, यही बताना। जी सर। बहुत अच्छा, उतना स्वर्ण भस्म जा रहा है तो वो भी कितना माइंड को अच्छा कर रहा है। जी सर, बस। जी सर। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो सर बताइए। आपने जो बताया सर कि ये रिलेशन और रिलेशनशिप, सर ये सारा मिथ्या योग भावनाओं का ही तो है। लोगों को लाइक्स डिसलाइक्स, अपने लोगों से कमिटमेंट रहने की, रह के एक जगह पे कमिटेड रहना नहीं पसंद है। लेकिन जैसे वैरायटी, कुछ अलग अलग टेस्ट करते रहने का, किसी का खान पान का आदत रहता है या कोई फूडी रहता है, इन द सेम वे रिलेशनशिप में भी लोगों को चेंजेस चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद में जब ये पता चलता है कि वहां पे स्थिराव नहीं है, ये अति योग या फिर मिथ्या योग जो है,
ये सब नश्वर है और उसके बजाय अपने को एक कमिटेड रिलेशनशिप या कोई एक अपना अधिकार वाला रिलेशनशिप, फिर वहां पे डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर जिसे बोलते हैं कि एग्रेसिव बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऐसे में कन्वर्ट होने लगता है। और ये बहुत बड़ा आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि उसको जो सामने है, पेरेंट्स है या सिबलिंग्स है, उनको ग्रांटेड लेता है, और जो ऑनलाइन उसका प्रेजेंस है उसको वो शाश्वत समझने लगता है, और इसमें सारे टेम्पररी रिलेशनशिप में सर वो बिगड़ जाता है। बाकी कुछ नहीं, जब तक वो स्थिर स्थिर आता है, मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए मैम, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज, थोड़ा सा नेटवर्क। बहुत टाइम निकल जाता है, फिर उसमें वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है, और ये सिंगल सिबलिंग्स में ज्यादा होता हाँ, है। अब क्या है ना कि पहले के जमाने के माता पिता और अभी के जमाने में माता पिता बहुत डिफरेंस है। पहले अगर कोई भी चीज चाहिए होता था, मेरी घड़ी चाहिए जी, पहले के जमाने के माता पिता जो थे ना, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं ना तो उनको पहले मार पड़ती थी, टीचर भी पहले मारते थे, तो फिर वो डर रहता था माता पिता इनसे। आजकल के जमाने में बच्चों को सब कुछ मिल जाता है, डर नहीं है बच्चों को, और लज्जा और शर्म तो सब चला गया है। और जितना फ्रीडम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो ज्यादा बिगड़ रहे हैं, मतलब समय बदल रहा है ना, तो खान पान भी बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, हर चीज बदल रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। और आयुर्वेद बोलता है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो कल्पना है कि पहले बच्चे जाते थे गुरुकुल में, 25 साल तक विवाह नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही विवाह होता था, और उसके बाद ही सब कुछ करना है। तो वो जो नियम था वो ज्यादा अच्छा था, आजकल वो सब है नहीं। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, ये भी सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो जो हो गया सो हो गया, हमें पेशेंट का पंचकर्म करा के, काउंसलिंग करा के, और नियम से रखना है, और वृक्ष दवाई देनी है, रसायन दवाई देनी है, दिनचर्या को फॉलो कराना है, स्वस्थ वृत्त का पालन कराना है। जितना हम कर सकते हैं उतना हम कोशिश कर सकते हैं। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? तनिका मैम? वैसे टाइम हो गया है, मैं सेशन बंद कर दूं? चलिए मैं सेशन बंद कर देता हूं, अब हम लोग कल सुबह मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग को कोई भी टॉपिक पे चाहिए, अभी तो थायराइड पे ही लेक्चर होंगे बहुत दिनों तक, जब तक पूरा क्लियर नहीं होता, और फिर बाद में कोई टॉपिक पे चाहिएगा तो आप बताइएगा, मैं उस पर सेशन। स्पाइन पे स्पाइन पे पहले हाँ, थायराइड का थोड़ा कवर हो जाए पूरा अच्छे से, स्पाइन ठीक? डिसऑर्डर हाँ होने के बाद। हाँ जी, थैंक यू मैम। चलिए मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम सुबह मिलेंगे सभी, धन्यवाद, प्रणाम।